नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। तो स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म अनु एकेडमी पर। साथियों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जो कि साइंस का रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने सीधा क्वेश्चनों पर चलते हैं, और आज के क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और उससे पहले एक बार ये देख लीजिए कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए टॉप 20 साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ये आपकी तैयारी को और ही बेहतरीन बनाने के लिए चलाई गई है। ठीक है, तो चलिए आप लोग जुड़ें और अपनी तैयारी को साइंस में जो 20 क्वेश्चनों की सीरीज़ है साइंस की, उसको लेके चलिए, तो अपनी और भी तैयारी को मजबूत कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन लिखा है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बताना है आपको कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेडियस, अल्ना, टिबिया और फीमर। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो होती है फीमर। तो जो फीमर हड्डी है वो आपकी मानव शरीर की सबसे कैसी है, लंबी हड्डी मानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो किस नाम से जाना जाता है? बस आपको ये पूछा गया है, जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जो पत्तियों में हरा रंग होता है वो दोस्तों क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? इनमें से आपको ये पूछा गया है, कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लार ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है एडिनल ग्रंथि, और तीसरा ऑप्शन दिया है थाइमस, और चौथा ये है पीनियल ग्रंथि। तो इनमें से बताइए आपको कौन सा जो ग्रंथि है जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है लार ग्रंथि, ये आपका अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आपका, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आपको डीएनए का नाम पूछा गया है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो चलिए बताइए कि डीएनए का पूरा नाम क्या है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर 2 है आपका डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी है आपका डीऑक्सी न्यूट्रल एसिड। चौथा है डेल्टा न्यूक्लिक एसिड। तो 4 ऑप्शनों में से आप बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही जवाब है। यानी कि डीएनए का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है डीएनए का है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, नमक का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि नमक का आपसे पूछा गया है, नमक को हम केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या कहते हैं? तो नमक का रासायनिक नाम आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों, पहला ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चौथा है आपका सोडियम क्लोराइड। यानी कि 4 में से आपको बताना है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों को, तो ऑप्शन नंबर आपको चौथा ऑप्शन जो है सोडियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा यहाँ कि सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, नमक का कैसा है, रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड आपका क्या है, नमक का रासायनिक नाम है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप बताइए कि इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए किया जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है धातु की चिकनाई हटाने के लिए, अचार परिरक्षित करने के लिए, और अखबार बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए। यानी कि इनमें से बताना है आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम करते हैं इनमें से जो ऑप्शन नंबर आपका 2 है, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 का मतलब ये है कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं अचार को परिरक्षित करने के लिए। किसको परिरक्षित करने के लिए दोस्तों, यानी कि अचार को परिरक्षित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से यानी कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की टॉप 20 सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चलाई गई है, जो बहुत ही लाजवाब और बिंदास ज़बरदस्त सीरीज़ है। ठीक है, तो इससे जुड़ना ना भूलें दोस्तों, अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएं, इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर करें। ठीक है, एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज चलाई गई है आपके लिए कितनी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है आपका, इनमें से हवा की नमी को किससे मापा जाता है। यानी कि हवा की नमी को हम लोग किससे नापते हैं, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन लिखा है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर। दूसरा ऑप्शन है आपको थर्मोमीटर। तीसरा ऑप्शन है आपका माइक्रोमीटर। चौथा है आपका हाइग्रोमीटर। यानी कि हवा को नमी को हम किस में नापते हैं दोस्तों, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चारों में से ध्यान से समझिए और बताइए फिर कि हवा को नमी को हम किस में नापते हैं। तो चलिए हवा की नमी को नापते हैं हम, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका, कैसा हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कि हवा को नमी को हम किस में नापते हैं, हाइग्रोमीटर में नापते हैं दोस्तों। किस में, हाइग्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि मांसपेशियों में ऐंठन का कारण क्या होता है। जो मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है तो इसका क्या कारण होता है, क्यों ऐंठन आती है हमारी मांसपेशियों में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में बताइए, रक्त परिसंचरण में वृद्धि, या रक्त परिसंचरण में वृद्धि हो जाती है इसलिए ऐंठन आती है मांसपेशियों में, या शांत मांसपेशियों द्वारा वातापेक्षी रूप में श्वसन, या फिर लैक्टिक एसिड का संचय, या फिर पसीने के दौरान पानी की कमी। इनमें से 4 ऑप्शन में से बताइए कि मांसपेशियों में ऐंठन क्यों आ जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मांसपेशियों में ऐंठन आने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि मांसपेशियों में ऐंठन तब आती है जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का संचय होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों, जब हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का संचय होने लगता है तो हमारी मांसपेशियों में क्या आ जाती है, ऐंठन आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है। जो एजी है वो महंगी और नर्म सफ़ेद चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। जो एजी है आपकी नर्म सफ़ेद और चमकदार जो धातु है उसको आमतौर पर किस के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया। तो एजी का मतलब होता है, हम सिल्वर की बात कर रहे हैं। एजी का यहाँ मतलब क्या है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात कर रहे थे। यानी कि सिल्वर का मतलब क्या होता है, अपना चांदी होता है। तो यानी कि और चांदी कैसा चमकदार और सफ़ेद धातु भी है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। यानी कि यहाँ आपकी चांदी की बात की जाइए कि यानी कि चांदी कैसा है आपका, चमकदार और सफ़ेद और नर्म धातु है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी
यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है आपका कोहनी की हड्डी, दूसरा है कान की हड्डी, तीसरा प्रकोष्ठिका की हड्डी, चौथा है कलाई की हड्डी। यानी कि मानव शरीर में आपको ये बताना है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कौन सी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की दोस्तों सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है अपने कान की हड्डी। कान की हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मानव शरीर की जो कान की हड्डी होती है बिल्कुल कैसी होती है? छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो लिखा है इसको एक बार पढ़ें फिर आंसर करने की कोशिश करें। लिखा है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है, यानी कि जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पादों और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि ये पूछा गया है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको जो निकलता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बस आपसे ये पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यानी कि निस्पंदन और शुद्धिकरण, डायलिसिस या परिसंचरण। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है इनमें से जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है तो ये जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी में वो बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिख रहा है, यानी कि इसमें जो लिखा है जो डायलिसिस होता है उस जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। जब किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम डायलिसिस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा गया है, यानी कि विषाणुओं को जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, वायरोलॉजी, पेडोलॉजी, बायोलॉजी या फिर पैथोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, जो विषाणु होते हैं अपने जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो स्टडी होती है उनको हम क्या कहते हैं? विषाणुओं के अध्ययन को दोस्तों क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ की विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करूंगा। आशा करता हूँ सही से समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? यानी कि तन्य का मतलब है जो सबसे अधिक तन सकती है, यानी कि जिसको खींचो तो उतनी ज़्यादा वो क्या हो सकती है? खिंच सकती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, यानी कि पहला लिखा है एल्यूमिनियम, लोहा, सोना या तांबा। इन चारों में से बताना है कि कौन सी धातु सबसे ज़्यादा तनाव खिंचाव ले सकती है, ये पूछा गया है। तो बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी धातु है? देखो, जो एल्यूमिनियम होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं तनती है और लोहा आपको पता है वो तनने से रहा, यानी लोहा तो तन नहीं सकता। और तांबा भी उस लोहे की एक कैसा है? प्रॉपर्टी रखता है। और सही बचा अब बचा है आपका सोना। जो सोना जो होता है वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है अपने पास? एक गुण रखता है तनाव का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि यानी कि जो लोहा जो है वो आपका कैसा है? तनने का गुण रखता है। वो सोना जो होता है वो तनाव का कैसा? खिंचाव का गुण रखता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, सोना। ठीक है, यानी कि आपका सोना क्या हो जाएगा? सही। इसमें सोना में एक गुण होता है तनने का गुण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 जो लिखा है एक बार देखिए, समझिए और आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं?
यानी कि जो कोई भी पेड़ पौधा हो उसकी जो पत्ती होती है उसकी निचली सतह पर जो छेद होते हैं छोटे छोटे, उनको हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। देखो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन एक बार ध्यान से पढ़ें। उनको रोम या फिर सीलिया, रंध्र या फिर प्रस्फुटन, यानी कि 4 ऑप्शन बहुत ही दमदार ऑप्शन है। एक बार ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें, समझें, उसके बाद आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखो जो पत्ती होती है उनकी निचली सतह में जो छेद होते हैं उनको हम दोस्तों क्या कहते हैं, उसको हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो पत्ती की निचली सतह होती है उनमें जो छिद्र होते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रंध्र के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। किस नाम से जानते हैं, रंध्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। यानी उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। तो देखो वो प्रक्रिया जिसके द्वारा समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं आनुवंशिक रूप से, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं हम क्लोनिंग। उस प्रक्रिया को यानी उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्लोनिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोनिंग। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्लोनिंग, क्लोनिंग, क्लोनिंग आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, बहुत ही सरल ही क्वेश्चन है बिल्कुल। अगर इस प्रकार के आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएँ एग्जाम में तो आपको ये समझना बहुत ही बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके कि आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है, और क्वेश्चनों को बाकी का लेवल तो मैंने अच्छा खासा रखा है, बट 1-2 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है, स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है। स्वर्ण का मतलब है, यहाँ किसकी बात करी गई है दोस्तों, यहाँ सोने की बात करी गई है। किसकी की, यहाँ सोना की बात करी गई है। यानी कि सोने का क्या पूछा गया है, आणविक सूत्र का मतलब है, यानी कि सिंबल पूछा गया कि सोने का यहाँ सिंबल क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, AG, AL, AU और G। यानी कि सोने का सिंबल पूछा गया, तो 4 ऑप्शन में से बताइए आप इनमें से सोने का सिंबल कौन सा है। तो देखो दोस्तों, सोने का जो सिंबल है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ AG, AU के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। जो सोने का सिंबल है वो क्या है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, AU। तो सोने का जो सिंबल होता है उसे हम क्या होता है, सोने का सिंबल AU। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि AU आपका क्या हो जाएगा, यही सोने का सिंबल हो जाएगा, सोने का सिंबल। ठीक है, सोने का सिंबल क्या हो जाएगा आपका, AU हो जाएगा। ठीक है, और जो AG आपका है, जो AG किसका होगा, चांदी का होगा। और G और AL तो एल्यूमिनियम का है, G किसी का नहीं है। यहाँ G एक बस ऐसे ही रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करूँगा। आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि मनुष्यों में ऑक्सीजन के लिए उत्तरदायी है, ये पूछा गया। देखो मनुष्यों में क्या पाया जाता है, मुक्त रूप से आपको पता है मनुष्यों में ब्लड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ब्लड। यानी कि मनुष्यों के अंदर जब हम ब्लड पाया जाता है, ब्लड में आपको पता है, ब्लड में आपको पाया जाता है RBC, WBC जो पाई जाती हैं। यानी कि RBC की बात करेंगे, ब्लड में RBC पाई जाती है। तो RBC यानी कि जो RBC का रंग कैसा होता है, रेड होता है। तो RBC का रंग रेड क्यों होता है भाई, कि ब्लड में एक प्रकार का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। तो यानी मनुष्यों में ऑक्सीजन की परिवहन के लिए उत्तरदायी क्या होता है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन ही होता है। मनुष्यों में जो श्वसन क्रिया होती है, ऑक्सीजन जो पहुंचती है वो किसके द्वारा पहुंचती है, वो पहुंचती है दोस्तों हीमोग्लोबिन के द्वारा ही पहुंचती है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका कैसा है, सही जवाब है। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही मनुष्य में क्या होती है, ऑक्सीजन परिवहन की उत्तर प्रक्रिया चलती है, यानी कि ऑक्सीजन चल सकती है। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आशा करता हूँ सही से समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। वही फिर क्वेश्चन आ गया, बहुत ही शानदार लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऊष्मा सबसे ज़्यादा, ऊष्मा का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस में चलती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस धातु में चल सकती है। तो देखो सबसे ज़्यादा ऊष्मा की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपकी पारा, शीशा, स्टेनलेस स्टील या चांदी। तो देखो एक इसमें जो धातु है, अभी हमने बताया था जो ए यू धातु किसका बताया था, ये तो हमने सोना का बताया था, सोना का। तो ये तो सर ये सोने के लिए है, तो इसमें ऑप्शन कोई सोना है नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सर नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करेंगे, अभी हमने चांदी का एक सूत्र बताया था, चांदी का AG। तो ये आपका क्या है, चांदी का सूत्र है, यानी कि चांदी का सिंबल है। और जो चांदी है उसी में आपकी सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा ऊष्मा चालक कौन है, आपका चांदी। यानी कि चांदी आपका सबसे अच्छा ऊष्मा का क्या है, चालक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की क्या करेंगे, बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन में से बताइए, इनमें से कौन सा हिस्सा मस्तिष्क तंत्र का क्या है, हिस्सा है। मस्तिष्क तंत्र का कौन सा एक हिस्सा है, बताइए। तो 4 ऑप्शन लिखा है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका तंत्र का, तंत्र का है, फिर पाचक, फिर आपका पाचक दिया गया है, या परिसंचरण है, फिर अंतःस्रावी है, अंतःस्रावी। 4 ऑप्शनों में से आपको बताइए कि मनुष्य मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि मनुष्य मस्तिष्क तंत्र का जो हिस्सा है वो आपका क्या हो जाएगा, जो तंत्र का जो है वो मनुष्य मस्तिष्क तंत्र का कैसा है, एक हिस्सा है। ठीक है, तंत्र का क्या है, मस्तिष्क तंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा, तंत्र का, ये आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन पर बात करूंगा। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, और इसको ये आपका एज ए होमवर्क हो गया है, लेकिन बट मैं भी आपका इसको जवाब बता के जाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, इसमें लिखा है इन 4 ऑप्शन में से रखना है, फिर कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इनमें से ये बताना है आपको कि इनमें से कौन सी एक चीज़ है जिसको कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि देखो ऑप्शन लिखा है नाभिक, कोशिका झिल्ली, नाभिक, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, एयर गोल्गी निकाय। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन को यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये चीज़ बतानी है आपको। ठीक है, ये आपका एज ए होमवर्क हो गया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ आंसर ज़रूर करें। तो देखो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, जो माइटोकॉन्ड्रिया, आपका कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब और सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ही। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको ही आपको पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें स्वयं का क्या होता है, स्वयं का एक डीएनए पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म हमने अभी नेक्स्ट पीछे क्वेश्चन में आपको बता दिया कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। देखो डीएनए का फुल फॉर्म आपको दिख रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में बात की गई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों यह हो गए आपके टॉप 20 क्वेश्चंस, और इसी के साथ
हमारी जो ये कौन सी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 थी, ठीक है। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं, तो उनमें हमने बहुत ही बेहतरीन शानदार लाजवाब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो एक बार आप लोग उनको जाके ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए और एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ऐसे नेवी, आईसीजी, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ख़ास करके आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट जो चलाई जा रही है, टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो आपके लिए चलाई जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस आपको लास्ट में ये बताना होता है कि आपके आउट ऑफ 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से आउट ऑफ 20 में से 15 to 80, अगर आप 15 to 80 क्वेश्चन सही कर पा रहे तो आपका स्कोर कैसा है, बिल्कुल सही है। अगर आप 15 से भी क्वेश्चन नीचे अगर सॉल्व कर पा रहे तो आपको अभी और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, अपना स्कोर अंजवाइए और इस शानदार सी प्रैक्टिस सेट में ज़रूर जुड़ना ना भूलें, और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए इस प्रैक्टिस सेट को, यानी कि जो हमारी ये जो वीडियो है उसको ज़रूर देखें, जिससे ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के लेवल क्या रहेगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और आपका पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी शिफ्टों को लेकर ही वही शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन ये सारे हैं, आप कभी पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि हम जो अपने साथियों तक, दोस्तों तक, हमारी यूट्यूब जो फैमिली है उस तक जो कंटेंट पहुंचा रहे हैं वो बिल्कुल सही और सटीक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें, जिससे कि हमें भी पता चलता रहता है, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, ज़िंदगी में उतारते रहिए। लव यू, जय हिंद, जय भारत।